हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखिए क्लास 12 हिंदी 2024 का ऐसे आएगा हिंदी का पेपर। पेपर देने से पहले देख लो, यानी पेपर देने से पहले जब आप 2024 बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर देंगे तो हिंदी का जो पेपर है आज की इस वीडियो में जो हम बताएंगे ऐसे ही आएगा। सॉल्यूशन के साथ में हम इस पेपर को आज आपकी वीडियो में हम बताने वाले हैं। यानी आज की इस वीडियो में इस पेपर का हम पूर्णतः सॉल्यूशन बताएंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह से पेपर आते हैं। इसी के तरीके से आपका 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर आएगा। ये 2023 बोर्ड एग्ज़ाम का हिंदी का पेपर है जो पिछले साल आया था। तो 2024 में किस तरह से आएगा इस मॉडल पेपर के थ्रू हम समझेंगे और इसके सारे क्वेश्चंस को हम हल कर देंगे। 100 नंबर का पूर्णांक है, पूरा 100 नंबर पूर्णांक हल करने के बाद में ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए बोर्ड एग्जाम में आपका जो पेपर होता है कुछ इस तरीके से पेपर होता है, दिया जाता है। और पेपर कोड जो है 2023 का 301 ZG, आप इस पेपर कोड को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका क्रमांक है, यहाँ पर आपको अनुक्रमांक भरना है जो आपका 9 डिजिट का रहता है, नाम लिखना है। 101 आप देख सकते हैं, पेपर कोड 301 ZG 2023 का पेपर है। किसका? क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट के लिए, जो साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हैं। सामान्य के होते हैं तो सामान्य का यहाँ लिखा जाता है। पूर्णांक 100 नंबर का है भैया, सभी को पता है। उसके बाद में देखिए क्या है, समय 3 घंटा 15 मिनट, सभी को पता होता है। 3 घंटा जो होता है पेपर को आपको हल करने के लिए, 15 मिनट जाता है आपको पेपर को पढ़ने के लिए। यानी जो ये पेपर दिया हुआ है इसको आपको 15 मिनट ध्यानपूर्वक बिल्कुल आराम से पढ़ना है, 15 मिनट। उसके बाद में दिया गया है नोट में कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है निर्धारित होते हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को उत्तर देना क्या है आवश्यक है। यानी खंड का यहाँ पर आप देख सकते हैं और खंड खा, ये 2 भागों में डिवाइड है। खंड का में आपका 50 नंबर का रहता है, खंड खा में आपका 50 नंबर का रहता है। तो देखिए सबसे पहले हम खंड का के सभी प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपका ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत होता है। 10 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न पूछा गया है खंड का, देखिए क्या है, का नंबर का पहला प्रश्न होता, नंबर आप पहला डालेंगे। उसके बाद में देखिए क्या है, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार है कौन है। चंद छंद जो वर्णन है इसकी जो महिमा के जो रचनाकार हैं कौन है, ये आपको बताना है। आपके विकल्प में 4 विकल्प दिए हुए हैं। देखिए 4 विकल्प आपके इस तरह से दिए हुए हैं, इन्हीं में से कोई एक नंबर है, एक प्रश्न है, यानी एक जो है प्रश्न का उत्तर है जो कि सटीक है और एक नंबर आपको दिलाकर जाएगा। तो चंद छंद वर्णन महिमा की जो रचनाकार है कौन है भैया, गंग जी हो जाएंगे। इनमें से आपका राइट आंसर यानी कवि गंग। दूसरा जो है क्या है, हिंदी गद्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं भैया। हिंदी जो गद्य के प्रवर्तक हैं वो कौन कहे जाते हैं, आपके विकल्प में 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो हिंदी गद्य के प्रवर्तक जो कहे जाते हैं कौन है भैया, भारतेंदु हरीशचंद्र जी हिंदी गद्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं। इसी के तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में क्या है आपको प्रश्न का आंसर देना है, ना कि पूरे प्रश्नों को लिखना है। आपको प्रश्नोत्तर डाल देना है। उसके बाद में हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें हम बताएंगे कि हिंदी की कॉपी किस तरह से आपके लिखना है, तो वो वीडियो भी जल्द आएगा, आप कमेंट कीजिएगा। फिलहाल हम सारे जो ये पेपर है इसको हम हल करते हैं। उसके बाद में क्या है, छायावाद युग की समय सीमा मानी जाती है। कितनी समय सीमा मानी जाती है आपको बताना है। तो चौथे का आपका सी हो जाएगा। देखिए सन 1920 से सन 1938 तक जो है छायावाद युग की क्या है समय सीमा मानी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गा नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। उसी के प्रकार से घा नंबर हमारा आ गया है। सन 1903 में सरस्वती पत्रिका की संपादन का कार्य प्रारंभ किया। किसने कार्य प्रारंभ किया? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने। तो यहाँ पर घा नंबर जो है हो जाएगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। सन 1903 में सरस्वती पत्रिका की संपादन का कार्य इन्होंने ही प्रारंभ किया। अब हमारा आ जाता है अड़ा नंबर, पैरों में पंख बांधकर रचना विधा है। तो यहाँ पर आपका यात्रावृत्त हो जाएगा। इसको आप निसंकोच आप लगा सकते हैं। यानी जो अड़ा नंबर है पैरों में पंख बांधकर रचना जो विधा है यात्रावृत्त का है।
चलिए देखते हैं। 5 प्रश्न हमारा यहाँ पर हो गया, 5 नंबर यहाँ पर हमें पूर्णतया मिल जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 2 डालना है। अब यहाँ पर सारा चीज़ जो हो जाता है किससे आ जाता है, तो यहाँ पर का नंबर है यशोधरा काव्य के रचयिता हैं। यशोधरा जो काव्य है इसके जो रचयिता हैं कौन हो जाएंगे भैया, तो यशोधरा काव्य के रचयिता हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त जी। याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। यशोधरा केकई के अनुपात, इस सभी की चीज़ें के ये हो जाएंगे। खा नंबर है छायावाद काल से संबंधित नहीं है। जो छायावाद यानी ये इन्हीं चारों में से कोई एक है जो कि छायावाद काल से संबंधित नहीं है। यदि आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आंसर जानते हैं, यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न में बता रहा हूँ, यदि आप आंसर जानते हैं तो कमेंट में बिना हिचकिचाए आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो छायावाद काल से जो संबंधित नहीं है, कौन नहीं है भैया, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गिरिधर शर्मा नवरत्न हो जाएंगे, जो कि छायावाद काल से जो है संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, हरी घास पर क्षण भर, जो हमारा गा नंबर है, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं, तो कौन हो जाएंगे भैया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे जी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। घा नंबर है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी जो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है ये कब हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा सन 1900, क्या है, सन 1959 ईस्वी हो जाएगा तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। उसके बाद में हमारा आधा नंबर बचता है लोकायतन के रचयिता है कौन है भैया, सुमित्रा नंदन पंत जी। बिना आप सोचे लोकायतन के रचयिता पर लगा दीजिएगा। तो 10 नंबर हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। अब आपको ध्यानपूर्वक हमने इस जो मैं आपको ये मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ इसके सारे हम क्वेश्चंस 2024 के लिए तैयार करा रहे हैं। बहुविकल्पीय हो चाहे जो भी प्रश्न हो, हिंदी से रिलेटेड आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखिए हमारा प्रश्नोत्तर नंबर 3 आ चुका है। क्या आ चुका है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यानी ये जो गद्यांश है ये गद्यांश है। अब इसमें देखिए 5 प्रश्न दिए हुए हैं, तो इनमें से क्या है, किसी एक दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, किसी एक का। तो यहाँ पर 2 भागों में देखिए अथवा लगकर रहता है, चाहे आप ये वाला कीजिए या आप ये वाला कीजिए, यानी ये। तो 2 आपका चॉइस रहता है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। फिलहाल देखिए इनमें से जो आपका है, देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 नंबर का आपका ये गद्यांश है हिंदी का, जो कि क्लास 12 हिंदी में है। अब यहाँ पर इसको हम गद्यांश को पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि 15 मिनट दिए जाते हैं। तो क्या करने के लिए दिए जाते हैं भैया, यही सब करने के लिए दिए जाते हैं कि आप देख लीजिए कौन सा प्रश्न आपको आता है, कौन सा प्रश्न आपको नहीं आता है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर जैसे हमें पता है भैया क्या है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। ये जो 2 आपका प्रश्न है ये कंपलसरी है भैया। क्यों कंपलसरी है, ये आपके हर बोर्ड एग्जाम में, हर बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष, चाहे गद्यांश हो या पद्यांश हो, ये 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ और लेखक का नाम या पाठ और कवि का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी जो ये रेखा खींची हुई है इसी की हमें व्याख्या करनी होगी। तो देखिए जैसे हमें ये गद्यांश का पता है, कौन है भैया, अशोक के फूल। क्या है, गद्यांश का जो नाम है अशोक का फूल है, ये गद्यांश, ये अशोक का फूल है। और इसके जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो 2 नंबर भैया हमारा यहाँ पर कंफर्म हो गया, क्योंकि हमने पाठ और लेखक का नाम बता दिया। अब जो रेखांकित अंश की व्याख्या है इसको हमें करना है, तो इसका हमें पहले पूर्णतः समझेंगे सारी चीज़ों को, फिर इसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या कर देंगे। अब देखिए 3 जो प्रश्न होते हैं, 3 जो ये आपका प्रश्न है ये देख सकते हैं, 6 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आपका इसी गद्यांश में मिल जाएगा। इसको ध्यानपूर्वक यदि आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें जो आपको इसी गद्यांश में देखने को मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें जो है ये गद्यांश आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आपको मिल जाएंगी। जैसे कि मनुष्य सभ्यता एवं संस्कृति का किस प्रकार रौंदा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे वो सभ्यता वो क्या है, रौंदती है। देखिए यहाँ पर आप देख, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी ही निर्गम है, वो सभ्यता संस्कृति वृथा मुँह में रौंदती चली आ रही है। तो यहाँ पर ये तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो गया, 2 नंबर यहाँ पर मिल गया। तो देखिए 3 प्रश्न जो होते हैं आपका स्टूडेंट इसी में से मिल जाएगा, और जो 2 प्रश्न होता है इसमें आपको एक रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, पाठ और लेखक का नाम बताना है। 10 नंबर आपका इजीली ऐसे ही पक्का हो जाएगा। हम कॉपी वाला वीडियो बताएंगे तो जिसमें हम सारी चीज़ें आपको क्लियर बता देंगे। फिलहाल ये जो 2023 का पेपर है इसको हम हल करके बता देते हैं, क्योंकि 2024 में भी स्टूडेंट याद रखिएगा इसी तरीके से पेपर आएगा, ना कि कोई बाहरी आएगा। हाँ क्वेश्चन चेंज रहेंगे। एक एग्जाम्पल है कि भैया पेपर इसी की तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से रहता है।
अब देखिए दूसरा अथवा करके ये गद्यांश आ चुका है जो कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं कौन है भैया, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, इससे इसे लिया गया है। अब भैया हमें कैसा पता चला, हमने इसको पूरा पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है जो जन पृथ्वी, पृथ्वी भैया किसके रचनाकार है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। तो यदि आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद हम देखिए क्या प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो हमने तो बता दिया भैया राष्ट्र के स्वरूप और लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, हमने पता चल गया। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, जो रेखा खींची हुई इसी की हमें क्या है पूर्णतया व्याख्या कर देनी है, तो इसकी व्याख्या भी आप कर लीजिएगा। अब उसके बाद में चौथे में क्या है, पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर का उत्तर दीजिए। सेम इसमें भी आपको 10 नंबर का ये आपका पद्यांश पूछा जाएगा। प्रत्येक जो आपका एक प्रश्न होगा वो 2 नंबर का होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 प्रश्न पूछे गए हैं, पाँचों प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। अब यहाँ पर भी वही सेम फार्मूला अप्लाई होता है। 2 प्रश्न जो है इसकी जो है कंपलसरी हैं, ये आपके आते हैं प्रस्तुत गद्यांश, पाठ और लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हमें ये पता है जो ये पद्यांश लिया गया है किसके है, गंगा अवतरण का ये पद्यांश है और जिसके कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। कौन है भैया, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। और इसका जो शीर्षक है यानी पाठ का नाम है गंगावतरण। क्या है, गंगावतरण। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमने गंगावतरण और जगन्नाथ दास रत्नाकर का हमने पढ़ लिया। रेखांकित अंश की व्याख्या, तीनों प्रश्नों का आपको आंसर देना है जो कि इसी में आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें भी अथवा लगा है, आप देख सकते हैं इसमें भी अथवा लगा है, तो 2 चॉइस रहता है, यानी दोनों में से जो भी आपको आता है उसका आप आंसर देकर साथ में पद्यांश और गद्यांश का हल कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए कहते आते हैं नरदेही माता ना कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही अब कहे सभी हाय द्रुद विधाता। हे पुत्र ही रहे कुमाता, बस मेरे इसका बाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा। तो ये हमें पता है भैया इसकी ये जो शीर्षक है ये कैकेयी के अनुपात से लिया गया है और इसके जो कवि है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो हमें इसको पूर्णतया पता है कि भैया हमें ये शीर्षक जो है यानी जो पद्यांश है ये कैकेयी के अनुपात से लिया गया है और इसके कवि कौन है भैया, मैथिली शरण गुप्त जी। अब इसमें भी वही सेम फॉर्मूला है, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर का आपका एक प्रश्न रहता है। दोनों में अथवा लगा है, दोनों में से चाहे आप ये वाला कर दीजिए या गंगावतरण वाला कर दीजिए, एक करेंगे अथवा लगा है 10 नंबर आपको कंप्लीट करना रहेगा। अब हमारा आ जाता है प्रश्नोत्तर नंबर 5। अब देखिए इसमें क्या है, प्रश्नोत्तर नंबर 5 में है का है, देखिए का और खा में का है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यानी जीवन परिचय देते हुए क्या है, हमें कृतियों का उल्लेख करना है। 80 शब्दों में आपको मिनिमम इनका जीवन परिचय देना है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय का दे दिया जाएगा, 2 नंबर आपको कृतियाँ का दे दिया जाएगा। टोटल 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो आपके पास 4 चॉइस है, देखिए किन्हीं एक का करना आप देख सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिख दीजिए, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल जी या प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो इन्हीं लेखक में से किसी एक का करना है, 80 शब्दों में जीवन परिचय देना है। तो यहाँ पर आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ये सब जो जीवन परिचय है आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये यदि आप चाह रहे हैं इन्हीं में से याद कर लेंगे तो एक ना एक तो आपका फंस जाएगा, जो आपको कितने नंबर भैया दिला कर जाएगा, कितना आपको 5 नंबर। अब हमारा खा आ गया है, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए इनकी कृतियों का क्या है उल्लेख कीजिए। ये भी आपका 5 नंबर का पूछा गया है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय का, 2 नंबर कृतियाँ का। अब इनमें 3 ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो इन तीनों का भी जीवन परिचय आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो का और खा देखिए दोनों में ये दिया है, दोनों में आपका एक लेखक का लिखना, एक आपको कवि का लिखना है। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, आपको चैनल पर हमारे मिल जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं अब हमारा प्रश्न उत्तर नंबर 6 के बारे में। देखिए कर्मनाशा की हार अथवा पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। तो कर्मनाशा का हार अथवा पंचलाइट में भैया जो कहानी का प्रमुख पात्र कौन है भैया, गोधन है पंचलाइट में। और कर्मनाशा के हार में कौन है भैया, कर्मनाशा के हार में आपका कुलदीप आ जाता है, कोई है कुलदीप, हाँ कुलदीप आ जाता है। तो यहाँ पर जो कहानी के प्रमुख पात्र हैं उनका आपको चरित्र चित्रण करना है। शब्द सीमा वही है, 80 शब्द सीमा, 5 नंबर का पूछा गया है। लेकिन इसमें भी एक गजब की बात है, ये देखिए अथवा लगा है।
अथवा लगा, चाहे आप ये ऊपर वाला कर लीजिए या कहानी तत्वों के आधार पर जो बहादुर है भैया कहानी का वर्णन कीजिए। बहादुर कहानी को आपको वर्णन करना है। तो ये तीनों हमने चारों बताया हुआ है, 5 नंबर आपको इसमें नहीं छोड़ना है। और ये हर साल आता है, ये नहीं कि ये नहीं आई, ये हर साल आता है। आपको तैयार कर लीजिए, 5 नंबर आपको देकर ही जाएगा। उसके बाद में देखिए 7वां क्या है हमारा, स्वपतित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। शब्द सीमा कितना है, 80 शब्द सीमा है। ये भी आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। अब देखिए इसमें अथवा लगा है। अब इसमें जो भी आपको करना हो, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट में से पूछा जाता है। हमारे यहाँ पर त्यागपति चलता है। त्यागपति खंड काव्य के नायक कौन है, हर्षवर्धन जी हैं। तो इनके बारे में हमें चित्रण करना है। 5 नंबर हमें ईजिली मिल जाएगा। हमने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। और ये हर साल पूछा जाता है। जो हमने ये कर्नासा का हार वाला बताया है और जो स्वपतित खंड काव्य बताया है, ये स्टूडेंट आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में क्या है पूछे जाते हैं। उसके बाद में देखिए अगला क्या है हमारा, अब हमारा आ जाता है स्टूडेंट खंड खा वाला सेक्शन। यानी खंड का अभी तक हमने सारी चीज़ें पढ़ लिया, जो कि 50 नंबर कंप्लीट कर देते हैं। अब हमारा कितना आ जाता है, खंड खा में आ जाता है। खंड खा में भी हमें 50 नंबर क्या है कंप्लीट करना है। 100 नंबर का पूर्णांक है, खासकर क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट के लिए। देखिए अब इसमें 8वां नंबर प्रश्न उत्तर में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी ये गद्यांश दिया हुआ है किसमें, संस्कृत का गद्यांश है। ये भी इसमें भी अथवा लगा है। और इसका गद्यांश का क्या फार्मूला है कि संदर्भ सहित हिंदी में, यहाँ पर आपको संदर्भ का 2 नंबर दिया जाएगा और हिंदी में जो अनुवाद करेंगे 5 नंबर। टोटल 7 नंबर का आपका एक गद्यांश होता है। तो अथवा लगा, चाहे आप ये ऊपर वाला गद्यांश कर लीजिए या नीचे वाला कर लीजिए। तो हमने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ कि यदि आप सर्च करेंगे संस्कृत गद्यांश, तो हमने इस पर भी पूर्णतया वीडियो बनाया हुआ, आपको चैनल पर हमारे मिल जाएगा। और 2 नंबर आपको क्या है संदर्भ में दिया जाएगा। 5 नंबर यदि आप इसको हिंदी में पूरा अनुवाद कर देंगे, 5 नंबर इसको मिल जाएगा। आता है खा नंबर, सेम जिस प्रकार से गद्यांश और पद्यांश था वो भी 10-10 नंबर का था, ये 7 नंबर का है। फ़र्क बस इतना, उसमें 5 प्रश्न होते थे, इसमें आपका 2 ही प्रश्न होते हैं, जो कि हिंदी का अनुवाद और क्या है संदर्भ लिखना होता है। निम्नलिखित श्लोक या पद्यांश, क्योंकि ये श्लोक कह लीजिए या श्लेष करके पद्यांश भी लिख सकते हैं। इसमें भी वही है कि हिंदी में संदर्भ अनुवाद कीजिए, संदर्भ भी लिखना है और अनुवाद भी करना है। 7 नंबर का ये भी है सेम फॉर्मूला के साथ में। जैसे कि ये वाला देख सकते हैं, रेखा मातृ परम न विद्युत प्रजस्पति नियतनु में वित्या। तो ये आप देख सकते हैं जो खा नंबर का है, ये जो लिया गया है किससे लिया गया है, निपर्त दिलीप। क्या है, निपर्त दिलीप। और जो नीचे वाला अथवा करके है, इसमें भी अथवा लगा है। और यह सुभाषित रत्नान, क्या है सुभाषित रत्नान नीचे वाला है, निपुर्त दिलीप इससे वाला है। तो इसमें भी आपको 7-7 नंबर देखने को मिल जाएगा। अब हमारा आता है प्रश्नोत्तर नंबर 9। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। यानी 2 प्रश्न जो हैं, 4 प्रश्न पूछे गए हैं, इनमें से कोई आपको 2 जो पसंद आपको आता हो, 2 पसंद जो आपको आता हो कि भैया हमें ये पसंद आता है, इसको हमें आता है, 2 आप कर लीजिए। 2-2 नंबर का प्रत्येक आपका एक प्रश्न होगा। किन्हीं 2 संस्कृत में उत्तर दीजिए। यानी संस्कृत में पूछा गया, संस्कृत में इसका उत्तर देना है, 4 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद में देखिए हमारा 10 नंबर प्रश्न आ जाता है। क्या है, वीर रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। वीर रस अथवा करुण रस, इस पर भी हमने बताया है वीर रस का या अथवा करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देख लीजिए, यथा पंगुबिन खग अत दीना, फन कवियर कर हीना, और असमम जीवन बंदविन तो ही जो जड़ देव जियामन मोही। तो ये करुण रस का परिभाषा हो गया। वीर रस का भी अथवा अलग कर लगाया जाए, आप ये वाला कर लीजिए या करुण रस का कर लीजिए, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर परिभाषा और उदाहरण देना है, तो परिभाषा का 1 नंबर, 1 नंबर आपको उदाहरण का दे दिया जाएगा। ये भी हर साल आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का आपको परिभाषा देना है। देखिए ये रस है, ये क्या है अलंकार है, ये छंद है। रस छंद अलंकार का हमने तीनों का एक ही वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, जो भी आपको हिंदी से रिलेटेड वीडियो चाहिए आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर, बाई शिवम स्टडी नॉलेज लगा देंगे, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, बहुत ही ईजिली मिल जाएगा आपको। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा उदाहरण सही लिखिए, इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा।
रोला अथवा हरि गीतिका छंद लक्षण देते हुए उसका उदाहरण लिखिए। यानी यहाँ पर आपको रोला वाले में मात्रा लगाना पड़ेगा। हमने पूर्णतया उसमें बताया है किसमें बताया है, छंद अलंकार रस में बताया हुआ है। हमने एक ही वीडियो बनाया, 36-35 मिनट का वीडियो है, जाएंगे देखेंगे, 6 नंबर आपको मिल जाना है। देखिए जो 1-1, 2-2 नंबर वाला है, काफ़ी स्टूडेंट जो गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, वो छोड़ देते हैं इन क्वेश्चनों को। आपको प्लीज़ स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि भैया 1 नंबर से क्या होता है, काफ़ी बार 1 नंबर से काफ़ी स्टूडेंट से, उन स्टूडेंट से पूछिए जो 1 नंबर से फेल हो जाते हैं और जो 1 नंबर से क्या कर जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जाते हैं। तो 1-1 नंबर आपके लिए बहुत ही अहमियत है, आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद में देखिए क्या है, 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यानी किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। क्रिकेट खेल का आंखों देखा वर्णन, यानी क्रिकेट कहीं पर हम खेला जा रहा है, उसका हमें आंखों देखा वर्णन करना है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, इस पर भी हमने निबंध बनाया हुआ, चैनल पर मिल जाएगा वीडियो। प्रदूषण की समस्या एवं निवारण पर भी वीडियो है। और मेरे प्रिय कवि, चाहे आप तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त जी या जयशंकर प्रसाद, मेरे प्रिय कवि, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। देखिए 7 नंबर आपको किस पर दिया जाएगा, 7 नंबर दिया जाएगा निबंध पर। 2 नंबर आपको दिया जाएगा समस्या का समाधान या देखो आंखों का वर्णन, जो भी चीज़ें हैं। तो 9 नंबर आपको इस पर दिया जाएगा। 9 नंबर आपका निबंध पर रहेगा, जिसका शब्द सीमा कितना है, 250 वर्ड, यानी 250 शब्दों में आपको एक निबंध को पूर्णतः लिखना है, जो कि 3 से यानी 2 से 2.5 पेज और 3 पेज में कंप्लीट हो जाता है एक निबंध। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। 4 इसमें हैं, चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। निबंध वाला भी वीडियो आपको चैनल पर ही मिल जाएगा। अब देखिए फिलहाल हम बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न पर, जो कि का से रिलेटेड स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें हमारा संध विच्छेद आ जाएगा, जो कि 3 प्रश्न होते हैं संध विच्छेद में, 1-1 नंबर वाला। ऑब्जेक्टिव वाला सारा फंडा इसमें भी रहता है। पहला प्रश्न है, सचयनम क्या है, सचयनम में संध विच्छेद होगा, क्या होगा? यहाँ पर 4 विकल्प हुए हैं, चारों विकल्प में से आप बताइए सचयनम में संध जो विच्छेद क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो सचयनम में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सा वाला हो जाएगा, सत प्लस चयनम हो जाएगा, सचयनम में सही संध विच्छेद। दूसरा है तत्टिका, क्या है, तत्टिका में संध विच्छेद होगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा तत् प्लस टिका हो जाएगा, इसका सही संध विच्छेद। तीसरा है दोगदा में संधि है, दोगदा में कौन सा संधि भैया? यहाँ पर आपका जसत्व संध हो जाएगा, दोगदा में संधि। ये 3 नंबर कंप्लीट होगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पद पर विग्रह करके समास का नाम लिखिए। किसी एक पद का क्या है, विग्रह करके हमें क्या करना है, समास का नाम लिखना है। जैसा कि समास का नाम क्या है, किसी एक का करना है, 2 नंबर हमें दिया जाएगा। जैसे हमें समास विग्रह किसका करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, महाजन का हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, महान च आसु जन। देखिए ध्यान पूर्वक आप देखिएगा, जन। अब यहाँ पर क्या है, ये जो समास का नाम लिखना है, क्योंकि हमने इसका समास का विग्रह कर दिया, इसका समास का नाम लिखना है। तो ये भैया कौन सा समास है, कर्मधारण। याद रखिएगा कितना, कौन सा समास है, कर्म धारण समास आपका ये आ जाएगा। तो महान चा असुजन कर्मधारण, ये आपका समास का नाम है, ये आपको याद रखना है। 2 नंबर आपका इजीली इसी में पक्का हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 13 नंबर आ चुका है हमारा प्रश्न उत्तर। अब इसमें क्या है, का नंबर देखिए, आत्मन शब्द का चतुर्थ विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। ये शब्द रूप है, आत्मन शब्द का चतुर्थ विभक्ति का बहुवचन रूप लिखिए। 1 नंबर का ये प्रश्न है। अब इसमें देखिए, इन्हीं में से आपको क्या है, इसी में से एक राइट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए, इनमें से आपका सा वाला हो जाएगा, आत्मभ्या हो जाएगा, जो कि आत्मन शब्द का चतुर्थ विभक्ति का बहुवचन रूप होगा। देखिए काफ़ी बार क्या होता है, जो आपका बुक में दिया होता है वो गलत होता है। क्या होता है, जो बुक में दिया होता है गलत होता है। और गूगल से भी हमने देखने की कोशिश की प्रश्न का इसका आंसर सटीक ढूंढने की, लेकिन हमें मिला नहीं। तो हमारे हिसाब से आत्मन शब्द का चतुर्थ विभक्ति बहुवचन रूप होगा आत्मभ्याम। उसके बाद में देखिए क्या है, दूसरा है नामन शब्द का तृतीय विभक्ति वचन क्या है, तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, नामना हो जाएगा। यहाँ पर ये इसका लगा दीजिए आंसर। 2 नंबर यहाँ पर क्लियर होगा। खा नंबर देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन खा नंबर का, पा धातु, ये अब हमारा धातु लिखा, क्या है, धातु रूप हो जाता है। ये शब्द रूप था, ये धातु रूप है।
पा धातु में लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। क्या होगा? उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा पिबाम। क्या हो जाएगा? पिबाम हो जाएगा पा धातु लट लकार उत्तम पुरुष का। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पर आप देखिए, इसको देखिए, न्यसाम अथा क्या है? न्यसाम अथवा त्रिष्टाम का धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। क्या है? न्यसाम अथवा त्रिष्टाम का धातु लकार पुरुष वचन तथा लिखिए। तो इसको हमें पुरुष वचन लिखना है। तो फिलहाल हम जैसे यहाँ पर अथवा लगा, चाहे आप इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। तो फिलहाल हम ये वाला कर रहे हैं, किसको? इसको कर रहे हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। स्था धातु मैं लिखा देता हूँ। जिस प्रकार से हमने उसका लिखा था कि इसका एक समास विग्रह, यानी एक पद का विग्रह करके समास का हमें नाम लिखना था, तो कर्मधारय समास लिखा था महाजन्म में। इसका हमें क्या करना है? धातु लट लकार पुरुष तथा वचन का नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखिए दृष्टान स्था धातु, ये देखिए दृष्टान स्था धातु लट लकार, ये लट लकार। इसी प्रकार से आपको लिखना है उत्तम पुरुष लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। यह है त्रिष्टाम का धातु लकार पुरुष तथा वचन। क्या है? स्था धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। एक नंबर इसमें भी मिल गया हमें। तो ये क्या था? दो प्रश्न था हमारा शब्द रूप से, दो प्रश्न था हमारा धातु रूप से। इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। एक एक दो नंबर वाले जितना प्रश्न स्टूडेंट हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसी से हमें काफ़ी नंबर अच्छे मिलते हैं। उसके बाद में देखिए गा नंबर हमारा आ चुका है। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। क्या है? धातु एवं प्रत्यय का किसी एक शब्द में हमें क्या है? योग स्पष्ट करना है, किसी एक का करना है। नित्वा, दत्व या त्रिष्टवा। तो जैसे हमें नित्वा का करना है, आ वाला, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिएगा वीडियो, नित्वा। अब इसमें हमें क्या करना है? धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट करना है। तो नी धातु प्लस क्या है? नी धातु प्लस कत्वा, नित्वा का हो गया। नी धातु प्लस कत्वा हो जाएगा नित्वा का। उसके बाद में क्या है? दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का संस्कृत प्रत्यय लिखिए। संस्कृत में क्या करना है? हमें प्रत्यय लिखना है। जैसे कि यहाँ पर धीमान का हम देख सकते हैं बा वाला, धीमान। धी शब्द प्लस मतु, ये हो गया धीमान का। एक प्रकार से क्या है? किसी एक का शब्द में संस्कृत का प्रत्यय लिखिए। तो हमें संस्कृत में प्रत्यय इसको लिख दिया है। उसके बाद में हमारा ये आ जाता है कि इसमें देखिए रेखांकित पदों में किसी एक पद के प्रयुक्त क्या है? प्रयुक्त विभक्त तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर इसका 2 नंबर लायक ये प्रश्न है। किन्हीं एक का करना है। तो जैसे विद्यालय परत वृक्षा संत, यानी विद्यालय के चारों ओर क्या है? वृक्ष लगे हुए हैं। सा पादेन खज्ज आस्ते, हरिणा सा राधा नृत्य। तो इनमें से किसी एक का करना है हमें। कौन सा करेंगे? यदि आपको पता है तो बताइए स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए क्या है? 14 नंबर प्रश्न दिया जाता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसी दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 2 प्रश्नों का, यानी हिंदी में दिया हुआ है, संस्कृत में करना है। 2 का करना है। 5 प्रश्न दिए हुए हैं, दोनों में से जो पसंद आता है कर लीजिए। 4 नंबर आपको ईजिली मिल जाएगा। तो ये थे स्टूडेंट 2023 का जो है पेपर, जो कि क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट के लिए। ये पेपर हम इसलिए आपको बताए थे क्योंकि इसी तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम में भी पेपर हो जाता है, पेपर आता है, और इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, किस तरीके से प्रश्न आएंगे, सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएगा। तो इस पेपर को हमने सॉल्यूशन के साथ में बताया। पेपर देने से पहले यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो भैया पेपर में आपको 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता स्टूडेंट। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट के लिए था। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।